नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र जम्मू की रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, संविधान हत्या दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब भारत में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को आघात पहुंचा। यह दिवस खासतौर से जब हम बात करते हैं तो 25 जून को आपातकाल की घोषणा के साथ ही हम कहते हैं कि इसे हत्या दिवस का नाम जो है हमने दे दिया, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसे संविधान हत्या दिवस कहने का कारण यह भी है कि आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस को सेंसरशिप दिया गया, इसके साथ साथ राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा था। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की गई, हमारा मीडिया और न्यायपालिका इससे किस तरह से प्रभावित हुई, आम नागरिकों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा और कौन कौन से हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में खासतौर से आमंत्रित किया है श्री कविंद्र गुप्ता जी को। आप भूतपूर्व स्पीकर रहे, आप भूतपूर्व मेयर भी रहे और आप हमारे भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही सर, हम ये जो दिन है इसे बहुत महत्वपूर्ण भी मानते हैं अगर हम संविधान की बात करते हैं। तो सर, शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो ये क्या परिस्थितियां रही थी जिसमें इसकी घोषणा की गई? देखिए, हम सब जानते हैं जो 1971 में इलेक्शन हुआ था, पहली बार हुआ था कि पहले लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन इकट्ठे हुआ करते थे और लगातार होते रहे। गुजरात में इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हुई। तो उसके बाद हालात देखकर उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि राज्यों में, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में, उनका जो प्रभुत्व है कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। उन्होंने उस चीज़ को अच्छी तरह से भांप लिया और 1971 में जो इलेक्शन करवाए लोकसभा के, वो अलग से करवाए, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो राजनारायण संयुक्त मोर्चा, जो 2-3-4 पार्टियां रही होंगी, उनके वो उम्मीदवार थे। उसमें इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, लेकिन 1,10,000 वोटों से। और वो जीत हासिल करने के बाद उस वक्त के जो उनके अपोनेंट थे राजनारायण जी, उन्होंने अदालत में केस कर दिया। उसके कारण रहे होंगे, उसके 8 कुछ उन्होंने इस प्रकार से बिंदु बनाए थे। नंबर एक तो उनके जो इलेक्शन एजेंट थे जी, यशपाल कपूर, वो एक सरकारी अधिकारी थे और सरकारी अधिकारी उनका इलेक्शन एजेंट के रूप में काम करो, ये किस तरह का है। उसमें वायुसेना और थल सेना के जो विमान या दूसरी चीज़ें उसको प्रयोग किया गया। उनकी स्टेज पर जाकर के वहाँ पर डीसी एसएसपी बैठा करते थे। शराब, जो आज भी हम बात करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, उस वक्त कंबल बांटना, ये करना, ये सारी इस प्रकार से 8 चीज़ों का उन्होंने हवाला दे करके, और 35,000 उस वक्त शायद लोकसभा का खर्चा हुआ करता, ज़्यादा से ज़्यादा करना, उससे ज़्यादा खर्चा किया गया। इस प्रकार के 8 बिंदुओं को लेकर के ये राजनारायण जी ने केस किया। 4 साल 3 हमारी न्यायपालिका का हमें पता है जी, 4 साल 3 महीने उसके इलेक्शन के बीत चुके थे जब ये 12 जून 1975 को ये फैसला आया। जस्टिस जगमोहन, शायद उनका जगमोहन ही नाम था, तो उनका द्वारा जो फैसला किया गया, उनको बहुत प्रभावित करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के नेता दूसरे उनके घर में जाते थे और ये पता लगा कि 5 दिन पहले ही जस्टिस जो जगमोहन थे अपने घर से गायब हो गए थे, शायद अपने भाई के घर में रह रहे थे। उनकी एक किताब में ऐसी प्रकार की चर्चा आती है और उन्होंने खुद फैसला अपने हाथ से करके अपने हाथ से टाइप किया ताकि ये कोशिश की जाए। इंदिरा गांधी ने अपने हेमवती नंदन बहुगुणा
उस वक्त के वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको कहा कि आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, आप सरकार के मुख्यमंत्री कैसे हैं। उनको बाद में हटा भी दिया गया था, वो बाद में जनता पार्टी में आ गए थे। इस प्रकार की एक कोशिश होती रही। उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त के संयुक्त संघर्ष समिति के इलेक्शन वो चला रहे थे आंदोलन, दिल्ली में उन्होंने 22 जून को रैली रखी। तो 22 जून को जब रैली रखते हैं, इंदिरा गांधी ने वहाँ पटना एयरपोर्ट से कोई जहाज़ ही ना चले इस प्रकार का प्रबंध कर दिया, क्योंकि लाखों की तादाद में वहाँ उन्होंने उसको भांप लिया था कि बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। तो ये हुआ, खैर वो नहीं आ पाए। फिर 24 को इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि देश का मूड क्या है, तो उस वक्त तो संजय गांधी और दूसरे उनकी जो किचन कैबिनेट थी, बिना किसी कैबिनेट के व्यक्ति की बैठक बुला करके, किसी से नहीं पूछा गया और उसे साइन कराए। और एक कार्टून उस वक्त अखबारों में आया था कि फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त के राष्ट्रपति टब में नहा रहे हैं और वहीं से बैठ करके साइन कर रहे हैं, इस प्रकार का एक कार्टून आया था। और उन्होंने बिना पूछे, इतने बड़े नेता थे, हमारे डॉक्टर करण सिंह जी भी थे, सरदार स्वरण सिंह थे, और वाई चमन थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, इन सभी ने जब इंद्र कुमार गुजराल ने पूछा कि वो सूचना और प्रसारण की ये किस तरह का वो फैसला है, तो उसको बाद में हटा करके विद्याचरण शुक्ल को लाया गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के पूरे देश को उन्होंने एक साजिश से जो रचनी थी उसको रचा, और उसी के तहत फिर इमरजेंसी रातों रात लगा दी गई। उस जब जो उस वक्त के राष्ट्रपति, उनके पपेट जैसे उनको कहा जा सकता है, तो सुबह 25 जून की रात को ये सारी बातें हुई। तो सुबह 8 बजे उस वक्त तो रेडियो हुआ करता था, रेडियो से प्रसारण किया प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश कि राष्ट्रपति जी के कहने पर ये इमरजेंसी लगा दी गई है। जो बड़े बड़े नेता थे उसमें चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, नानाजी देशमुख थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सभी को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। 38,000 अखबारें जो कहा जाता है कि इस देश में छपती थी, सभी के अधिकांश लोगों की वहाँ बिजली काट दी गई कि रात को अखबार ही न छपे। इस प्रकार से शुरुआत ये इमरजेंसी की है। तो पूरे देश को जेल में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, उसके बाद की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। अगर हम आपको व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो क्या आप इसे मानते हैं कि ये संविधान हत्या दिवस है? देखिए, बिल्कुल। एक तो परिवारवाद जो शुरू से, पहले नेहरू फिर इंदिरा गांधी, वो तो चलता आ रहा था। उस वक्त उनका बेटा, हालांकि उसके पास ना तो कोई अधिकार था, तब इंदिरा गांधी, उनका बेटा संजय गांधी। आज 50 साल बीत गए हैं, वही खानदानी सिस्टम, सोनिया गांधी और उनका बेटा राहुल गांधी। ये परिवारवाद से 50 साल में बाहर नहीं निकल पाए, और चापलूसों का जो एक गढ़ इन्होंने यही दिया है। और ख़ास करके गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब आज़ादी मिल गई तो अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये तो एक आंदोलन था। इस आंदोलन को लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस पार्टी को यही नाम दे करके, हालांकि कांग्रेस में बड़ी विभाजन होते रहे, कभी मोरारजी देसाई, कभी निजलिंगप्पा, कभी दूसरे, इस तरह से लोग निकलते रहे, लेकिन इन्होंने उसको बना करके रखा। और ये जब व्यक्ति को पता है कि मैं परिवार से बाहर नहीं जा सकता, तो वो सत्ता के लालच के लिए कुछ भी करता है। और इंदिरा गांधी को लगने लगा, जब राजनारायण की रैली हुई, तो जिस प्रकार से आपको पता है बांग्लादेश बना था 71 में, तो 2-3 साल में ही मुजीबुर रहमान की उस वक्त हत्या कर दी गई थी। तब भी वहाँ जो एक अपोजिशन थी, उन्होंने अपील की थी कि सेना को कि ऐसा करिए, ये जो लोग, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने भी उस वक्त की सभी उनके परिवार को क्यों मार दिया गया, उन्होंने सभी मंत्री, सभी परिवारवाद वहाँ पर शुरू किया था। और एक शेख हसीना जो अभी हाल ही में जिनका द्वारा हुआ है, तो मैं भी उनसे बांग्लादेश में अभी पीछे मिल के आया था, तो वही विदेश में थी, वो बाहर रही थी, तो इसमें वो रह गई, अदरवाइज उनके परिवार को मार दिया गया। और जयप्रकाश नारायण ने सेना को, दूसरी चीज़ों को अपील की कि इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके लिए सभी को अलर्ट होना चाहिए। इंदिरा गांधी को डर था कभी इस प्रकार का माहौल ना पैदा हो, उसने इसलिए रातों रात इमरजेंसी लगा दी, और उसका जो परिणाम हुए उसके हम जानते हैं अच्छी बड़ी बात। जहाँ तक हम राजनेताओं की बात करते हैं,
तो लोग जो होती है, आम जनता जो होती है, वो अपने आप को थोड़ा सा समझती है कि उनके और हमारे जीवन में काफ़ी अंतर है। तो अगर हम आम जनजीवन की बात करेंगे तो आपातकाल में उस पर क्या प्रभाव रहा? देखिए, उस वक्त ना कोई वकील था, ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना किसी की बात सुनी जाती थी। हम सब जानते हैं जो व्यक्ति जहाँ जा रहा है उसको कई तो उनकी नसबंदी, 1 करोड़ लोगों की वहाँ पर नसबंदी की गई पूरे देश में। 21 महीने का ये जो कार्यकाल रहा, और कई बेचारों की अभी 14-15 साल उम्र होगी, 16 साल उम्र की शादी की भी होनी थी, लेकिन उनकी नसबंदी कर दी गई। इस तरह का माहौल। और तुर्कमान गेट में आपने देखा हजारों वहाँ पर बलडोज़र ला करके उसको, संजय गांधी की जो एक कैबिनेट बनाई थी, उसने किचन कैबिनेट बनाई थी जिसमें उनके चापलूस लोग थे, जिसमें जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, देवकांत बरुआ थे उनके, तो वो भी उनके वो किस्से पढ़ते थे। बस चापलूसी का एक नया दौर था। और मैंने पहले कहा कि इंद्र कुमार गुजराल को निकाल करके विद्याचरण शुक्ल को लाया, और विद्याचरण शुक्ल की उस वक्त की जो फ़ोटो आई थी वो कितनी भद्दी फ़ोटो थी। उसमें औरतों के बीच में वो कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं जो उस वक्त लाया गया था। सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ भी करने के लिए वो सभी लोग तैयार बैठे थे, और उसी का परिणाम है कि आज वो जो 21 महीने का वो काल था, भारत जिसको जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये अपने जिस प्रकार से संविधान हिंदुस्तान का बनाया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बड़ी सोच समझ के सभी उन्होंने इसके रूल और लॉ ये सभी चेंज किए अपने कारण से, कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। ये इस प्रकार की चीज़ें की गई, और ये सारे, और देश को ऐसे हालात में ला करके उनका तो बस चलता तो बहुत कुछ होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका या कार्यपालिका का इतना असर नहीं होता। जब देश की जनता जागती है तो वो उखाड़ फेंकती है। उसी चीज़ को उन्होंने उखाड़ कर देश ने उसके लिए 21 महीने जरूर लगे, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी को इलेक्शन 21 मार्च 1975 की शायद घोषणा है, कोई तारीख थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तब उनको एमरजेंसी हटानी पड़ी। गुप्ता साहब, जिस तरह से आपने कहा कि दलील देने के लिए हमें वकील चाहिए, और वकील जो है वो हमें चाहिए अगर हमें अपील करनी है, तो ये तो आम जनता की बात हुई। और अगर हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात करें तो आपातकाल के दौरान आपकी क्या भूमिका रही थी? हमने सुना है कि आप भी जेल में गए और आपने ये काफ़ी कुछ जो है सहा। देखिए, आज एक माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। उसमें जो लोग उस वक्त रहे उनको सम्मानित किया गया, उसमें मैं भी था। मैंने भी उनके साथ स्टेज शेयर की आज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जयप्रकाश नारायण की एक रैली लुधियाना में हुई थी। एक शौक था, मैं उस वक्त कोई 13 साल की उम्र का था। वो 13 साल की उम्र में मैंने भी उस एक ट्रक में बैठ करके पूरा रात सफ़र करके लुधियाना में उसकी रैली को अटेंड करने के लिए गए। जो चीज़ें जानकारी अभी 13 साल की उम्र में कई बार अब सोचता हूँ कि क्या होती क्या है। तो तब यही नारे थे, सिंहासन खाली, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी एक कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस प्रकार का नारा था। तो मैं भी उससे प्रभावित हुआ, तो हमने भी इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के मैं आरएसएस से संबंध रखता था, आरएसएस की शाखा में जाता था, वहाँ पर इस प्रकार की कहानी। और जब हमारे नेताओं को, दूसरों को इस प्रकार से उन्होंने किया, तो स्वाभाविक बात है कि हम भी उस वक्त साइक्लो स्टाइल मशीन हुआ करती थी, वो चला करके पोस्टर रात निकालते थे और दीवारों पर चिपकाया करते थे। और स्कूल में स्कूल लगने से पहले ही हम बोर्ड पर जा कर के लिखते थे कि एमरजेंसी हटाओ, देश बचाओ, इंदिरा तेरे राज में ये ऐसा होता है, उस पर के सारी ये जुल्म तशद्दुद है, क्यों बेतहाशा, डेमोक्रेसी का है ये जनाजा। और एक मुझे नारे उस वक्त के याद आ रहे हैं, बेकारी गर रुक ना सकी तो खून बहेगा सड़कों पर, कल को हरगिज़ दोष न देना, सड़क मापते लड़कों पर। ऐसी बहुत सी नारे उस वक्त चलते थे। तो मुझे भी एक रात को हमारा एक मित्र, उसकी अभी 2 साल पहले देहांत हुआ, मेरे साथ ही पढ़ता था। तो उसने वो रात को पकड़ा गया, वो दीवार लेखन करते हुए। तो जब उसको नाम लिया गया तो पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको बहुत मारा,
उसके बाद जब मार पड़ी तो हमारे भी नाम ले लिए गए, हमें भी पकड़ करके जेल में ले गए। और वो 13 महीने का काल आज भी याद आता है। मुझे लगता था कि हम वापस नहीं आएंगे। हालांकि उस रात को ही एक पुलिस वाले हमारे पीछे दौड़े। उस वक्त गुरदासपुर में थे, पंजाब में। और वो सीवरेज की आपको पता है, जब वो लाइन बिछाते हैं तो कोई 20-20 फुट, 15-15 फुट नीचे जाते हैं। तो मैंने अपनी साइकिल बीच में फेंक करके उसमें छलांग लगा दी। खैर में पकड़ नहीं पाए पुलिस वाले, लेकिन रात को जब उसको बेचारे को पकड़ा गया, मार पड़ी, तो उसने फिर नाम लिए। तो उसने और मुझे याद है बहुत मारा गया मुझे। 50 साल बाद भी मुझे वो 2 थानेदारों के नाम याद हैं। अच्छा होता ही है जो घटना साथ में घटी हो। बिल्कुल। उसमें एक जवाहरलाल थे, एक रणधीर सिंह थे। लेकिन एक जब हमें घर से उठाया गया तो एक पुलिस वाला सरदार था, वो कह रहा था कि इनकी माताओं ने इनको इस तरह से भेजा है जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को भेजा था। बिल्कुल, मैं यही आपसे भी सवाल पूछने वाली थी। जिस तरह से आपने कहा कि 13 वर्ष की आयु थी आपकी उस समय, तो कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं, ये उम्र वो होती है जब वो कहते हैं कि हमने इतने प्यार से बच्चे का लालन पालन किया है, अब बच्चा जवान हो रहा है, कल को हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तो जिस तरह से आप इस तरफ आपने रुख कर लिया, तो क्या माता पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं आपको ये नहीं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए, या पारिवारिक माहौल कुछ वैसा था? मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होने के कारण से उनकी अधिकांश जो सर्विस रही संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, लुधियाना, अम्बाला, पंजाब में ही रही। और उस वक्त हम गुरदासपुर में थे। और गुरदासपुर में जब उनकी थी, वो पिताजी का ऐसा रहता था कि किसी भी शहर में जाते थे तो जब 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र होती थी, वो चौक पर जा कर के खड़े हो जाते थे। उनको कोई निक्कर वाला, जब आरएसएस की जो यूनिफॉर्म है, वो जो निक्कर वाला दिखाई देता था, उसको घर में लेकर के आते थे, फिर हमें शाखा में भेजते थे। अच्छा। और आरएसएस की शाखाओं में देशभक्ति की बातें सिखाई जाती है। तो उस वक्त जो लहर थी, उसी लहर में हम भी, उनको पता था हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। ठीक है, मुझे वो याद है कि पढ़ाई का वक्त था, माता पिता पढ़ाई के लिए भी कहते थे, लेकिन जब ऐसा हो गया तो उन्होंने हमें रोका नहीं। उसके बाद पहले गुरदासपुर जेल में थे, फिर हमें पटियाला जेल में ले गए। वहाँ चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके साथ भी रहने का मौका मिला। बहुत बड़े बड़े नेता थे, अकाली दल के नेता थे, वीर यज्ञदत्त शर्मा थे, बाबू हितबिलासी थे, आज वो कोई भी नहीं है, प्रोफेसर विश्वनाथन थे, बड़े बड़े नेता। उसको सेंट्रल जेल थी, तो उनके साथ रहने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि उन महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला और राजनीति में परिपक्व होकर के मैं निकलूं। मैंने उस वक्त एक कविता लिखी थी, आज मैंने गवर्नर साहब के सामने सुनाई भी जी। जो इमरजेंसी का माहौल था। मैं अभिमन्यु ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, चक्रव्यूह में कूदने को तत्पर हूँ, क्योंकि इमरजेंसी थी। बिल्कुल। लेकिन है तुम में कोई अर्जुन जो ये प्रण लेगा कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध होगा। तो इस बात, उस आयु में मैंने ये कविता लिखी थी। और अटल जी की ये कविता उस वक्त आई थी, मुझे याद है, पता नहीं उसके कुछ लफ्ज़ थे, टूट सकते हैं हम मगर हम झुक नहीं सकते। तो उस कविता को पता नहीं उन्होंने भी किसी जेल में बैठ करके लिखी होगी, वो किसके हाथ में भेजी, वो जगह जगह पर चली। उस वक्त वही पढ़ करके, जब भी कोई कार्यक्रम होता वही पढ़ करके हम सुनाते थे। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो नेतृत्व था, चाहे अटल जी थे, चाहे अडवाणी जी थे, यहाँ बड़े लोग थे, उनसे एक प्रेरणा मिली, उसी के आधार पर हम चलते रहे। आपातकाल के दौरान जो आपने कारावास की सज़ा जो है काटी, हम कहेंगे, तो उस समय जिस तरह से आपने कहा कि आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, और आप अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो परिपक्व होकर आप वहाँ से बाहर आए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, और कारावास ये जो आपने समय बिताया वहाँ पर, तो आपके साथ किस तरह का वहाँ पर व्यवहार किया गया, आपके साथियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया? और जैसे हम सुनते हैं कि जेल में ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्या वैसा ही आपको भी देखने को मिला? ऐसा है कि जब तक तो थाने में थे तब तक तो बहुत मारा गया। वही जिनके नाम याद है आज भी, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन बहुत मारा गया। 5-6 दिन की वो मेरे ख्याल लगी उसमें थाने में। जो भी आता था वो कभी कहते थे ये साइकिल चोर है, ये है, इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाते थे। खैर हम पॉलिटिकल लोग थे। जब हम जेल में पहुंच गए
क्योंकि संख्या बहुत बड़ी संख्या थी, उनको संभालना सरकार को मुश्किल हो रहा था। उसमें अकाली दल था, आनंद मार्ग था, जो भी कांग्रेस को छोड़ करके जो सभी दल हैं उनके नेता जेल में डाल दिए गए थे। वहाँ हमारी स्ट्रेंथ थी। और एक बार मुझे याद है कि उसने कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो जेल था उसने बदतमीजी की थी, तो अंदर सभी ने वो व्रत रख लिया कि अमर अनशन ये वो भूख हड़ताल पर हम बैठ के, पर वो अधिकारी माफ़ी मांगने आए। ये ठीक है कि वो प्रॉपर ज़मीन पर सोते थे, कंबल मिलते थे, लेकिन हमारे जो अधिकारी थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई सभा होती थी, कोई बड़ा अधिकारी आकर के भाषण देता था, वो देश हित में गीत गाए जाते थे। फिर वहाँ पर भी सही तरीके से तैयारी के लिए वो कोई ना कोई भाषण देता था। कोई सवेरे जब भी कोई खाना खाते थे, इकट्ठा खाना, भोजन मंत्र पढ़ करके साथ बड़े बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं ये कह रहा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि जब हम वहाँ से निकल करके आए तो बाद में हम स्टूडेंट लीडर भी बने। सब कुछ एक लीडरशिप की जो वो चीज़ है वो डेवलप होती है। सो जो क्वालिटीज़ हैं, हम कहेंगे लीडरशिप, वो आप में पूरी तरह से वहाँ कारावास के दौरान जो है डेवलप हो गई, और बाद में भी आपने काफ़ी जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपातकाल की, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हमने कहा कि बहुत से हमारे जो मौलिक अधिकार थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, हमारे जो संवैधानिक अधिकार उनका दमन किया गया। तो आम जनता के अगर हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार रहे जिनका दमन जो है ख़ास तौर से किया गया? देखिए, मैंने पहले कहा कि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। नंबर एक, जो भी कोई भी व्यक्ति जिसको हर तरह का स्पीच का अधिकार है, सबसे पहले वही छीन लेना। लोकतंत्र में रहते हैं हम, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में आप बोल नहीं सकते, जो कोई बोलेगा तो जो जेल में चला जाएगा, ऐसा। क्योंकि हमने तो ये सीखा नहीं। आज आपने देखते हैं आज भी कितने मजबूत सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के चौक में खड़े होकर के उसके खिलाफ जो भी गालियाँ बोलो, जो भी है, क्योंकि लोकतंत्र है। उसको आज वो लगता है कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने संविधान का किस प्रकार से दमन किया था, तो ये चीज़ सोचने वाली है। बाकी हर तरह का अधिकार, अखबारों में जब बात नहीं छपेगी, अखबारों के दफ्तर में अपना आदमी वहाँ पर बिठा जाएगा, जो पीटीआई, ये हिंदुस्तान समाचार, इस प्रकार की 4 एजेंसियाँ उस वक्त हुआ करती थी, सभी का हर चीज़ सेंसर होकर के जाती थी। तो इस चीज़ से आप समझ सकते, कुछ सही जो बात थी वो तो बाहर आती नहीं थी। अखबार में वो बात छपेगी नहीं। आज की तरह सोशल मीडिया तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी कह देगा, किसी को भी कहता रहेगा। हम देखते हैं सोशल मीडिया का कितना मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन अखबारों के दफ्तरों को बंद करना, ये करना, लोगों को बोलने का, और जहाँ भी कोई हो उसको नसबंदी कर देना, ये आखिर किस तरह का व्यवहार था। हम खुद सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ की आज़ादी रही थी, और इंदिरा गांधी ने ये सोचा था कि शायद ये चलेगा, इसके पूरे जो संविधान में संशोधन करके वो अपने हक में बहुत सी चीज़ें कर लेगी। लेकिन मैं ये भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यायपालिका कार्यपालिका जो नहीं करती वो जनता करके दिखाती है, और जनता की जब आवाज़ उठती है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हारना ही पड़ता है। वो चाहती थी कि जिस प्रकार से उन्होंने किया था कि डिक्टेटराना जो माहौल है उसको बढ़ाया जाए, सारी पावर्स अपने हाथ में उन्होंने ली ही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन जब इस्तीफ़ा मांगना शुरू किया तो उन्होंने, जब आंदोलन शुरू हुए तो उन्होंने इस प्रकार की कोशिश कर दी। तो हम खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वक्त वो रहा होगा। आपको क्या लगता है कि यदि संविधान की आत्मा जो है उसी को हम मार दें तो क्या देश आगे बढ़ सकता है? देखिए, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वहाँ पर चाहे वो राजा महाराजाओं का राजशाही रही हो, तो उस वक्त भी मुझे लगता है लोगों को बात सुनी जाती थी, लोगों की बात लोग बात कहते थे। और कोई राजा, अगर आप हमारे रामचंद्र जी का इतिहास आपने देखा है, एक धोबी ने कह दिया था कि इसकी जो पत्नी है वो कितनी देर बाहर रही है, तो रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा वो सीता माता को देनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, हमारी राजमाताएं थी, ये जो एक जयपुर की गायत्री देवी और विजय राजे सिंधिया, उनको उन वेश्याओं जहाँ पर रखी जाती थी, उनके वहाँ वो जो चक्की बोलते हैं उसको, वहाँ पर रखा गया। अंदर ही
वो सारा मल मूत्र करना, इस प्रकार के किस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई, ये हम समझ सकते हैं। और उन्होंने जो सोचा था कि अंदर ही इनको मार दिया जाए, बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि बाद में हमने ही डिमांड की थी, मुझे याद है, कि कहीं हमारे भोजन में कुछ मिला करके तो नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो समय हमने देखा है किस प्रकार से उनको इंजेक्शन दे करके किसी श्रीनगर की एक स्पेशल जेल में उनको मार दिया गया था। तो फिर हमने भी, हमारे पास जो डॉक्टर हुआ करते थे, कुछ गिरफ्तार होकर के आए थे, उनसे भोजन चेक करवाया करते थे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि इस देश में सभी अपोजिशन नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो यदि हम आपातकाल के समय में अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर उस समय किस तरह का माहौल था? देखिए, शेख अब्दुल्ला नेहरू से भी बदतर उनकी सोच थी और इंदिरा गांधी से भी बदतर सोच थी। उसी का परिणाम है कि उनके कारण से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सब कुछ करना पड़ा, लेकिन जनता ने फिर उसको मजबूर कर दिया कि वही शेख अब्दुल्ला जो यहाँ पर वज़ीर आज़म जिसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री यहाँ का कहा जाता था, उसको 18 साल जेल में रहना पड़ा। जनता की इतनी बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर भी बहुत से जुल्म किए गए। आज लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, सभी की कहानियाँ तो नहीं सुन सकते, लेकिन 2-3 स्पीकर्स को वहाँ पर बोलने का मौका मिला था। तो इस सारे मैंने बताया कि किस प्रकार से इंटरोगेशन सेंटर था, वहाँ टॉर्चर किया गया, तो किस प्रकार से लोगों के घरों में घुसकर उनकी माताओं को भी मारा गया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उस वक्त तो आपको पता है नेहरू और ये शेख अब्दुल्ला इकट्ठे थे, और बिना, जब ये शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाला गया तो बिना किसी एक भी उनका एमएलए नहीं, कांग्रेस ने उसको वो सत्ता सौंप दी थी, सब कुछ उसको दे दिया था 1975 में। तो स्वाभाविक बात है कि उनकी आपस में मेल जोल रहा होगा, और जो कांग्रेस के लोगों ने कहा वो उन्होंने किया और लोगों को जेल के अंदर डाला। गुप्ता साहब, आपातकाल को ध्यान में रखते हुए आप अगर निजी तौर पर आपसे पूछें तो आपके विचारों से कौन संविधान की रक्षा कर सकते हैं? देखिए, संविधान में एक संविधान सभा बनी थी, यहाँ कमेटी बनी थी। उस कमेटी के माध्यम से इस देश के आम नागरिक को बोलने का अधिकार, यहाँ शिक्षा का अधिकार, दूसरे अधिकार, हर तरह के अधिकार दिए गए हैं, वो संविधान ने दिए। और उसको हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वो उसमें बस चुके हैं, रच चुके हैं। अगर हम उसको कहीं भी ना कहीं रोकते हैं तो हमें लगता है जैसे बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोको तो वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करेगा या उसको अपने आप में लगेगा कि ये ठीक नहीं है। इस प्रकार का हमारा जो ये जीवन यापन है लोकतंत्र में वो होता है। अगर हम उसको छीनेंगे और छीनने के बाद उस पर जुल्म करेंगे, उसको जो अगर वो सही बात कहता है सही को भी नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठते हैं। इसलिए यहाँ की मानसिकता आम व्यक्ति की वो बन चुकी है। हमने जो 70 साल में या उसके पहले चलो अंग्रेज़ों का राज था ये कहा जा सकता है, तब तो वैसे ही थोड़ा सा यातनाएं, जुल्म, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जब हम कहते हैं आज़ादी जिसको हमें मिली तो उसके बाद हमारा जो भारत माता आज़ाद हुई तो उसके बाद भी हमें उससे भी बदतर ज़िंदगी मिले तो ये कोई सहन नहीं करेगा। तो जो लगातार इस प्रकार की सोच आ रही थी तो जो सत्ता, मैं ये कहूँगी कि निष्कर्षतया कि संविधान जो है उसमें जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, तो वो एक व्यक्ति का ही कर्तव्य बनता है कि वो उन अधिकारों, उन सिद्धांतों को महफूज रखे और उसके लिए उसे तत्पर हमेशा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात अंत में कहना चाहता हूँ कि ये दिन खाली उसको याद करने का दिन नहीं है, ये संकल्प लेने का दिन है कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उसको लागू ना करे। ये हमारे अगर आज ये जो सरकार की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ये कार्यक्रम जगह जगह पर किए जा रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जाने कि किस प्रकार से हुआ था और आगे से ना हो, इसके लिए भी जागृत होने की जरूरत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की है संविधान हत्या दिवस पर, और जिस तरह से अभी गुप्ता साहब ने कहा
हम सब ने ये जाना है कि संकल्प लेने का दिन है, अपने आप को तैयार करने का दिन है, ताकि हमारा भारतवर्ष जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर हो। इसी उम्मीद के साथ कि हम हमेशा तत्पर रहेंगे अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए, हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।